पीसीएस परीक्षाओं से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी के लिए हमने शुरू किया है एक नया कार्यक्रम साइंस दिस वीक। ये कार्यक्रम हर रविवार दोपहर 12 बजे दृष्टि पीसीएस चैनल पर प्रसारित होता है। हेलो व्यूअर्स, डेली पीसीएस जीके के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करेंगे अभ्यास प्रश्न से। हमने आपसे पूछा था, निम्नलिखित में से किसने सम्राट अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले पढ़ा था? ऑप्शंस थे ए जॉर्ज बुहलर, बी जेम्स प्रिंसेप, सी मैक्स मूलर या फिर डी विलियम जोन्स। तो इस प्रश्न का सही जवाब था ऑप्शन बी। मौर्य सम्राट अशोक के इतिहास की संपूर्ण जानकारी उनकी अभिलेखों से मिलती है। अशोक के लगभग 40 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो ब्राह्मी, खरोष्ठी और आर्मेइक ग्रीक लिपियों में लिखे गए हैं। सम्राट अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखित संदेश को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण हैं, उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है। अशोक और धम्म की बात करें, गौरतलब है कि अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। मौर्य सम्राट बिंदुसार और सुभद्रांगी उनके माता पिता थे। अशोक देव नाम प्रिय, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय, और प्रियदर्शी नाम से भी जाने जाते हैं। उनका शासनकाल 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक चला। उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी और तक्षशिला और उज्जैन में प्रांतीय राजधानियां थीं। अशोक का धम्म वस्तुतः एक नैतिक संहिता थी, जिसका उद्देश्य लोगों में प्रेम, नैतिकता, शांति तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को जगाकर अपने विशाल साम्राज्य में शांति बनाए रखना था। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो पहला प्रश्न है, रतजाजा झील, सावा झील और थारथर झील किस देश में स्थित है? ए भारत, बी ईरान, सी इराक या फिर डी ओमान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। दरअसल इस साल इतिहास में पहली बार इराक की सावा झील सूख गई है। स्थानीय निवेशकों द्वारा कुप्रबंधन, सरकार की उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन इसके सूखने के कारण है। थारथर झील एक कृत्रिम झील है और ये बगदाद से 100 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में टाइग्रस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। रतजाजा झील की बात करें तो इसे मिलह झील के नाम से भी जाना जाता है और अरबी में इसे सॉल्ट लेक कहा जाता है। ये इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है। इस झील का निर्माण यूफ्रेटिस नदी की बाढ़ को नियंत्रित करने और सिंचाई उद्देश्यों के लिए एक विशाल जलाशय के रूप में उपयोग करने हेतु किया गया था। इस झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को डिजाइन किया था। बी पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। सी रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। या फिर डी मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर शहर के मदनपल्ले थियोसॉफिकल कॉलेज के अपने छोटे से प्रवास के दौरान राष्ट्रगान जन गण मन का अंग्रेजी में भारत का सुप्रभात गीत के रूप में अनुवाद किया था, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को ब्रिटिश भारत में बंगाल प्रेसिडेंसी के कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, में हुआ था। वह एक नीतिज्ञ, कवि, संगीतकार, कलाकार एवं आयुर्वेद शोधकर्ता भी थे। उन्हें अपनी काव्य रचना गीतांजलि के लिए वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इस तरह वह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। भारतीय राष्ट्रगान यानी जन गण मन तथा बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उनके द्वारा ही रचित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। दरअसल हाल ही में हिमाचल प्रदेश
व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस यानी VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम यानी ERSS से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। इस तंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन दोनों ही विभाग वाहनों की निगरानी कर सकते हैं। इस तंत्र के साथ ही सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा का भी शुभारंभ किया गया है। इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा गया है। इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटनाओं का आसानी से पता लगाने में मदद मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुख्यात ब्लैक डेथ महामारी किस सूक्ष्म जीव के कारण फैली थी? ए जीवाणु, बी विषाणु, सी कवक या फिर डी प्रोटोजोआ। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। हाल ही में शोधकर्ताओं ने दावा किया है कि ब्लैक डेथ बीमारी की उत्पत्ति 1338-39 के करीब आधुनिक उत्तरी किर्गिस्तान में हुई थी। इस बीमारी का ये नाम प्लेग पीड़ितों के शरीर पर दिखाई देने वाले काले निशानों के कारण पड़ा था। ये मानव इतिहास में सबसे विनाशकारी संक्रामक रोग आपदाओं में से एक है। प्लेग की बात करें तो ये जूनोटिक जीवाणु येरसिनिया पेस्टिस के कारण होता है। इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। येरसिनिया पेस्टिस छोटे जानवरों में और उनके पिस्सू में मौजूद होता है। ये रोग मानव पिस्सू के वेक्टर के माध्यम से या सीधे श्वसन प्रणाली के माध्यम से दूसरों में फैलता है। प्रारंभिक अवस्था में ही प्लेग के लक्षणों को पहचान कर प्रभावी एंटीबायोटिक दवाओं द्वारा इसका उपचार किया जा सकता है। भारत में ब्लैक डेथ की स्थिति पर नजर डालें तो भारत में इसका पहला आधिकारिक मामला 1896 में तत्कालीन बॉम्बे में दर्ज किया गया था। इस प्लेग से 1918 तक भारत में 10 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। इस आपदा ने 1897 के महामारी रोग अधिनियम का मसौदा तैयार करने का मार्ग प्रशस्त किया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पारीय नदी है? ए फेनी नदी, बी तीस्ता नदी, सी उमंगोट नदी या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। फेनी नदी दक्षिण पूर्वी बांग्लादेश में प्रवाहित होने वाली एक नदी है। ये एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जिसके पानी के अधिकारों को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। इसका उद्गम दक्षिण त्रिपुरा जिले से होता है तथा ये सबरूम शहर से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। वहीं तीस्ता नदी की बात करें तो इसका उद्गम स्थल समुद्र तल से 7068 मीटर ऊपर पाहुनरी ग्लेशियर से होता है। ये सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में विलय हो जाती है। ये भी एक ट्रांस बाउंड्री नदी है जिसके पानी के अधिकारों को लेकर भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद चल रहा है। उमंगोट नदी की बात करें तो मेघालय की उमंगोट नदी निर्विवाद रूप से एशिया की सबसे स्वच्छ नदी है। ये पूर्वी शिलोंग पीक से निकलती है जो समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये बांग्लादेश में बहने से पहले जयंतिया और खासी पहाड़ियों के बीच एक प्राकृतिक विभाजक के रूप में कार्य करती है। इसलिए उपर्युक्त तीनों नदियां भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पारीय नदियां हैं। इसलिए ऑप्शन डी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? यहाँ 2 युग्म दिए गए हैं, बाईं ओर संयुक्त अभ्यास और दाईं ओर संबद्ध देश। तो ऑप्शंस हैं ए संप्रति चीन, बी वज्र प्रहार अमेरिका, सी हैंड इन हैंड फ्रांस या फिर डी धर्म गार्जियन थाईलैंड। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी वज्र प्रहार अमेरिका। संप्रति अभ्यास भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय रक्षा सहयोग अभ्यास है। वज्र प्रहार भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेष बलों के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। इसलिए ऑप्शन बी सही सुमेलित है। जबकि हैंड इन हैंड अभ्यास की बात करें तो ये भारत चीन के बीच किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। वहीं धर्म गार्जियन भारतीय सेना और जापानी ग्राउंड सेल्फ डिफेंस बलों के बीच एक वार्षिक अभ्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मेघाच्छादित रात्रि में ओस का निर्माण क्यों नहीं होता है? ए भूपृष्ठ से मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं, बी पृथ्वी के विकिरण को बादल पुनः परावर्तित कर देते हैं, सी मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है या फिर डी बादल बहती हुई पवन को भूमि की ओर विक्षेपित कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है
ऑप्शन बी। दरअसल ओस का निर्माण तब होता है जब नमी पानी की बूंदों के रूप में ठोस वस्तुओं की ठंडी सतहों जैसे पत्थरों, घास की पत्तियों और पौधों की पत्तियों पर जमा हो जाती है। जब आकाश साफ होता है और पृथ्वी से निकली दीर्घ तरंग विकिरण में अवरोध नहीं आता, इस वजह से सतह के समीप का तापमान कम हो जाता है और जल वाष्प का संघनन सतह के समीप ही हो जाता है। साथ ही पेड़ और पौधे रात में ठंडे होते हैं तो अधिक पानी वाष्पित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक ओस बनती है। हालांकि जब आसमान में बादल छाए रहते हैं तो पृथ्वी से निकली दीर्घ तरंग विकिरण बादलों से टकराकर पुनः सतह की ओर लौट जाती है। इस वजह से सतह के समीप अधिक तापक्रम बना रहता है और तब पेड़ और पौधे रात में ठंडे नहीं होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कम ओस बनती है। इसलिए साफ आसमान, शांत हवा, उच्च सापेक्षिक आर्द्रता और एक ठंडी और लंबी रात इसके निर्माण के लिए आदर्श स्थितियां हैं। ओस बनने के लिए ओस बिंदु हिमांक से अधिक होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कभी कभी समाचारों में रहने वाला समाधान सिद्धांत किससे संबंधित है? ए, वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान से, बी, नदी जल विवादों के समाधान से, सी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवादों के एकीकृत समाधान से, या फिर डी, पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा विवादों के समाधान से। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान से। दरअसल हाल ही में लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान गृह मंत्रालय ने भारत में वामपंथी उग्रवाद से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराए हैं। इनके अनुसार वर्ष 2009 और 2021 के बीच देश में नक्सली हिंसा की घटनाओं में 77% की कमी आई है। परिणामी मौतें नागरिक प्लस सुरक्षा बल वर्ष 2010 के 1005 के सर्वकालिक उच्च स्तर से 85% घटकर वर्ष 2021 में 147 हो गई है। समाधान सिद्धांत की बात करें तो इस रणनीति का संबंध वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान से है, इसलिए ऑप्शन ए सही आंसर है। वामपंथी उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण के रूप में वर्ष 2015 में राष्ट्रीय रणनीति बनाई गई थी। आपको बता दें, समाधान का अर्थ है एस से स्मार्ट लीडरशिप, ए आक्रामक रणनीति, एम यानी प्रशिक्षण और प्रेरणा, ए एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी डैशबोर्ड आधारित मुख्य प्रदर्शन संकेतक, एच हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ए प्रत्येक थिएटर कमांड हेतु कार्य योजना और एन वित्त पोषण तक पहुंच पर रोक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों का भाग नहीं है? ए शक्तियों का परिसीमन, बी विधि के समक्ष समता, सी सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व, या फिर डी स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। विधि के शासन का प्रमुख सिद्धांत कानून के समक्ष सभी लोगों की समता है, यानी कानून सर्वोपरि है और वह देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होता है। इसके अंतर्गत राज्य का प्रत्येक अधिकारी अपने आप को विधि के अधीन समझेगा और कानून का पालन करेगा। इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों पर देश का संपूर्ण कानून बराबरी से लागू होता है और कोई भी व्यक्ति विधि के ऊपर नहीं माना जाता है। विधि के शासन के अंतर्गत स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार के साथ संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों पर परिसीमन को शामिल माना गया है। सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व विधि के शासन का भाग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी सही आंसर है। गौरतलब है कि केशवानंद भारती केस में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि के शासन को संविधान की मूलभूत संरचना का भाग माना है। आइए अब देखते हैं आज का 10वां और अंतिम प्रश्न। भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित है? ए विदेशी मुद्रा संपत्ति, विशेष आहरण अधिकार और विदेशों से ऋण, बी विदेशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण और विशेष आहरण अधिकार, सी विदेशी मुद्रा संपत्ति, विश्व बैंक से ऋण और विशेष आहरण अधिकार, या फिर डी विदेशी मुद्रा संपत्ति, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धारित स्वर्ण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। दरअसल हाल ही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट दर्ज हुई है। आरबीआई के अनुसार ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में 580.252 अरब डॉलर रह गया है। विदेशी मुद्रा की आरक्षित निधियां विदेशी कर्ज चुकाने की क्षमता और मुद्रा की रक्षा की दक्षता के महत्वपूर्ण संकेतक हैं तथा राष्ट्रों की क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने के काम आती हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि एक केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्राओं में आरक्षित संपत्तियां हैं।
आरबीआई के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में शामिल है विदेशी मुद्रा संपत्ति, स्वर्ण विशेष आहरण अधिकार और आईएमएफ के पास आरक्षित निधि की स्थिति। इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर है। चलिए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय अनूप मृग यानी बारहसिंघा के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, सी मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य या फिर डी ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।